आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक बहुत हॉट टॉपिक पर, जो कि है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस, या फिर जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ यानी पीसीओडी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 165 मिलियन महिलाएं इस पीसीओएस से पीड़ित है। और इंडिया के आंकड़े मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई स्टडीज़ ही नहीं हुई है बड़े स्केल पर जिससे हम ये जान पाए कि इंडिया में कितनी वुमेन हैं जो इस कंडीशन से सफ़र कर रही है। पर थैंकफुली आईसीएमआर एक रिसर्च कर रहा है, जिसके रिजल्ट्स हमको नेक्स्ट ईयर में मिल जाएंगे, और तब मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी कि इंडिया में कितनी महिलाएं या फिर लड़कियां पीसीओएस के शिकार हैं। तो क्या है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम? इस बीमारी में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में से अगर 2 आप में हैं तो आपको ये बीमारी है। क्या है ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होना। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से महिलाओं के शरीर में अनचाहे बाल आना, बाल झड़ना और गंजापन आना और बहुत एक्ने आना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो कि पीसीओएस में देखा जाता है वो ये है पीरियड्स में अनियमितता आना, यानी पीरियड्स इरेगुलर होना या फिर इनफ्रीक्वेंट होना या फिर ऑल टुगेदर पीरियड्स आना ही बंद हो जाना। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपके ओवरी में अंडा नहीं बन पा रहा है, इस वजह से ये होता है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो कि पीसीओएस में देखा जाता है वो ये है कि सोनोग्राफी में आपकी ओवरी में मल्टीपल सिस्ट दिखना, जिसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी भी कहा जाता है। तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताए, ये क्यों होते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। 1980s में फर्स्ट रिसर्च हुई थी जिसमें कि ये सामने आया था कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो महिलाओं को होता है उनमें हाई लेवल ऑफ इंसुलिन पाए जाते हैं। और तब से लेकर आज तक हमारे पास ढेर सारी ऐसी रिसर्च और एविडेंस है जो कि ये बताता है कि पीसीओएस हाई लेवल ऑफ इंसुलिन के साथ जुड़ा है और पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हाई लेवल ऑफ इंसुलिन कैसे पीसीओएस के इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको बताया था कि महिला के शरीर में, लड़कियों के शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनना। देखिए, नॉर्मली ही वुमेन में या फिर लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन होता ही है, पर टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करने के लिए हमारे शरीर में होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्युलिन प्रोटीन, और ये प्रोटीन लिवर में बनता है। हाई लेवल ऑफ इंसुलिन इस प्रोटीन को कम कर देता है, जिसकी वजह से एसएचबीजी टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट नहीं कर पाता है और शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बन जाता है, और जिसकी वजह से बाल झड़ना, अनचाही जगह बाल आना, मुहासे आना, ये सब हमको देखने को मिलता है। दूसरा चीज़, हाई लेवल ऑफ इंसुलिन की वजह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो हमारे शरीर में होता है, जो कि ज़िम्मेदार होता है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा और जिसकी वजह से अंडा पूरी तरह बनता है, इस प्रोसेस को हाई लेवल ऑफ इंसुलिन कट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से पीरियड्स में अनियमितता आती है, पीरियड्स रुक जाते हैं, मिस हो जाते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं, और इसी की वजह से ओवरीज भी पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं। तो हमने देखा कि कैसे हाई लेवल ऑफ इंसुलिन यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस इस बात के लिए ज़िम्मेदार है कि हमें पीसीओएस होता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हमें पीसीओएस के बारे में क्यों अवेयर होना चाहिए।
अगर मुझे पीसीओएस है तो मैं क्यों कंसर्न रहूँगी कि मुझे पीसीओएस है, क्योंकि पीसीओएस की वजह से हेल्थ रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। जिन महिलाओं को या वुमेन को पीसीओएस है, उनको नंबर 1 रिस्क फैक्टर जो आता है कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड थिंग, पीसीओएस से सफ़र होने वाली महिलाओं में हार्ट डिजीज़ेस के रेट बढ़ जाते हैं। थर्ड चीज़, क्योंकि पीसीओएस में अंडा पूरी तरह नहीं बन रहा है, इस वजह से हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन बनते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेस्ट कैंसर या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीसीओएस से सफ़र हो रही महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, पर जब वो प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के साथ उनको बहुत सारे हेल्थ रिस्क्स आते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़, प्रेगनेंसी में होने वाला हाइपरटेंशन, साथ ही में प्रेगनेंसी के बाद जो उनको बच्चा होता है उस बच्चे को भी हेल्थ रिस्क्स हो जाते हैं। एक महिला अगर वो प्रेग्नेंट होती है और उसको जो बच्चा होता है, तो अगर उसको लड़की होती है तो उस लड़की को पीसीओएस होने के चांसेस 5 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, और अगर उस महिला को बेटा होता है तो उस बेटे को आगे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी फ़िलहाल में 2021 में मिमोनी ने एक रिसर्च किया है, जिन्होंने ये साबित किया है कि पीसीओएस ट्रांसजेनरेशनल एपिजेनेटिक चेंजेस के थ्रू बच्चों तक जाता है। और क्या होता है पीसीओएस के साथ हेल्थ रिस्क फैक्टर? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओबेसिटी और इनफर्टिलिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीओएस सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या फिर मुझे हेयर फॉल हो रहा है या फिर मुझे एक्ने हो रहे हैं और कुछ नहीं। अगर ये कंडीशन आपकी ऐसी ही रही तो आपको जो मैंने बताए ये सब हेल्थ रिस्क फैक्टर्स आपके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के ऊपर। क्या ट्रीटमेंट इंडिया में या फिर वर्ल्ड में दी जाती है पीसीओएस के पेशेंट्स को? नंबर 1 पहली चीज़ जो दी जाती है वो है बर्थ कंट्रोल पिल्स, या फिर जिसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहा जाता है। ये पिल्स देने से क्या होता है? ये पिल्स देने की वजह से आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, पर क्या इन दवाइयों की वजह से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगी? बिल्कुल भी नहीं। और आप ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये पिल्स लेने की वजह से अगर आपके मेंसेस नॉर्मल हो गए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पीसीओएस ठीक हो गया है। दूसरी दवाई जो दी जाती है पीसीओएस के पेशेंट्स को वो है स्पाइरोनोलैक्टोन या फिर फिनास्टेराइड। ये दवाई क्या करती है? ये दवाई आपके शरीर के टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है, जिसकी वजह से आपके अनचाहे बाल कम हो सकते हैं, आपके एक्ने कम हो सकते हैं। पर क्या इसकी वजह से आपका पीसीओएस जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भी दवाई इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम नहीं करती है। तीसरी दवाई जो कि पीसीओएस में दी जाती है वो है क्लोमिफेन, और ये क्या करती है? ये दवाई आपकी ओवरी को स्टिमुलेट करती है अंडा बनाने के लिए। पर क्या अंडा बनने की वजह से पीसीओएस चला जाएगा? नहीं। इस वजह से, इस दवाई की वजह से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, पर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगा। इसके बाद की जो ट्रीटमेंट आती है वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन को मैं डेफिनेटली सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मेटफॉर्मिन एक छोटे लेवल पर तो भी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को एड्रेस कर सकती है। नेक्स्ट दवाई जो दी जाती है वो है मायोइनोसिटोल। क्या मायोइनोसिटोल वर्क करते हैं? यस, थोड़े लेवल पर वो वर्क करते हैं, छोटे लेवल पर, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को एड्रेस करते हैं। इसके बाद एक सबसे बेतुकी ट्रीटमेंट जो कि दी जाती है वो है ओवेरियन ड्रिल, यानी ओवरी को ऑपरेट करना और उसके कुछ टिश्यूज़ को हटा देना, जिसकी वजह से ओवरी में टेस्टोस्टेरोन बनने का स्तर कम हो जाएगा। ये मुझे सबसे बेतुकी ट्रीटमेंट लगती है, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं हासिल होता है, इससे कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक ही नहीं होती है। हम सर्जरी करने को रेडी है, पर हम फूड में चेंजेस करने को रेडी नहीं हैं।
और आखिरी बात जो आपके डॉक्टर्स या आपकी डाइटिशियंस आपको बोलेंगी वो है कि आप वज़न कम करिए, और वज़न कम करने के लिए आप क्या करिए, आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करिए और एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, खूब दौड़िए, पसीना आना चाहिए, खूब स्किपिंग करिए, खूब मशक्क़त लगाइए और अपना वज़न कम करिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैलोरी कम करना और एक्सरसाइज ज़्यादा करना ये एपिक फेलियर है वज़न कम करने के लिए। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। ऐसी स्टडीज़ आई हैं जो बताती है कि ये फॉर्मूला 99% फेल होता है। अगर आप 1 साल तक अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करेंगे और एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ कि 1 साल के बाद आपका वज़न ब्याज के साथ बढ़ जाएगा। तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्या वर्क नहीं करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या वर्क करता है पीसीओएस के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि कोई भी शॉर्ट टर्म मेथड आपको पीसीओएस से मुक्ति नहीं दिलाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं 6 महीने की डाइट कर लूँ, 3 महीने की डाइट ले लूँ, मैं कोई हर्बल पाउडर ले लूँ, मैं कोई काढ़ा ले लूँ, मैं कोई मैजिकल ड्रिंक ले लूँ जिसकी वजह से मेरा वज़न कम हो जाएगा और जिसकी वजह से मेरा पीसीओएस चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको ये समझना होगा, अगर आपको पीसीओएस हो चुका है, यानी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। और यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं छोटी ज़िंदगी जीऊँगा पर मैं फ्रीडम के साथ जीऊँगा। हमारी सोसाइटी में यही प्रॉब्लम है कि हम लोग अल्कोहल के एडिक्शन और स्मोकिंग के एडिक्शन को ज़्यादा मायने देते हैं, पर फूड एडिक्शन की तरफ हम देखना भी नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि आपको परमानेंट डाइट में चेंजेस लाने होंगे। सेकेंड थिंग, आपको शुगर पूरी तरह बंद करनी होगी। किसी भी फॉर्म में आप शुगर मत लीजिए। हाँ, 1 साल के बाद मैं आपको कह सकती हूँ कि हाँ मे बी आप 15 दिन में 1 आध बार शुगर ले लीजिए, पर शुगर, गुड़ या कोई भी मीठी चीज़ आपने नहीं लेनी चाहिए। थर्ड थिंग, अगर आप दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, या फिर आप दिन में 6 बार खाना खा रहे हैं, तो प्लीज़ आप दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाइए। 12 बजे खाइए, शाम को 6 बजे खाइए। और इस वजह से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पर डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगा। इसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कह सकते हैं, और ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्या आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए? एक्सरसाइज के इंसुलिन रेजिस्टेंस को लेकर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है, पर डेफिनेटली आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योगा कर सकते हैं। ये बेटर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस है जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बेटर रह सकते हैं। मैं आपको वापस बोलना चाहूँगी कि मेटफॉर्मिन और मायोइनोसिटोल तभी वर्क करेंगे अगर मैंने जो आपको ये पॉइंट्स बोले, अगर आप ये करेंगे तो। इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं। आप डेफिनेटली उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने और डिटेल में समझाया है कि आपने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और अच्छी डाइट के लिए तो मैं आपको यही बोलूँगी कि क्या नहीं खाना है इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, और बाद में जो आपके पास बच जाते हैं ऑप्शंस, उसी में से खाना खाइए, क्योंकि खाना ये नरिशमेंट के लिए होता है, फ्लेवर्स के लिए, टेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। थैंक यू।